फलस्तीन के मासूम शहरियों के खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दी अब भी जारी है। आलमी दबाव पर गाजा में जंगबंदी के बाद इसराइल अब जनीन कैंप के इलाके को निशाना बनाना शुरू कर चुका है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जनीन में इसराइली फौज की कार्रवाई के दौरान 10 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 40 के करीब जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने जनीन कैंप में मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले भी किए हैं, जबकि बड़ी तादाद में फ़ौजी एहलकार जो हैं वो ड्रोन्स के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए और उसके अलावा दीगर तरीक़ेकार से शहर और उसके पनागज़ीन कैंप में दाखिल हो रहे हैं। ये सब गाज़ा में जंगबंदी के आगाज़ के सिर्फ 3 दिन बाद हो रहा है और इससे मगरबी किनारे में मज़ीद तशद्दुद का इम्कान भी हो रहा है। सवाल पैदा होता है कि क्या ये सीज़ फायर सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए था। हमने खुद देखा कि जिस वक्त ओवरटेकिंग हुई तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा इसमें क्रेडिट लिया कि मैंने वहाँ पर मामला ठीक करा दिए हैं। तो अब हो क्या रहा है, इसके ऊपर सवालिया निशान है। जनीन कैंप के हवाले से हम आपको कुछ इतलात देते हैं। पनाह गज़ीनों का ये कैंप मगरबी किनारे के शुमाल में जनीन शहर के अंदर वाक़ है। ये कैंप 1948 की जंग के दौरान बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों के लिए तामीर किया गया था। ये दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर ज़मीन का एक इलाका है जिसे इसराइल ने 1967 में 6 रोज़ा जंग में उर्दन से छीन लिया था। इसराइल और फ़लस्तीन दोनों ही इस इलाके पर दावा करते हैं, लेकिन कई दहाइयों से जारी मुज़ाकरात के बाद भी इसकी हतमी हैसियत का फैसला नहीं हो सका। 1995 से जनीन फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल में है, जो मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों को चलाती है। इसराइली फ़ौज सिक्योरिटी कार्रवाइयों के लिए अक्सर कैंप दाखिल होती रहती हैं। कैंप कॉन्ट्रैक्ट की इमारतों पर मुश्तमिल है, जिनमें अवलीन 1970 की दहाई में इमारतें तामीर की गई थीं। जनीन कैंप 2000 से 2005 के दरमियान होने वाली दूसरी फ़लस्तीनी बगावत के दौरान लड़ाई का मरकज़ बन गया था। इसराइली फ़ौज ने 10 दिन की लड़ाई के बाद 2002 में कैंप पर कब्जा कर लिया था, जिसे जनीन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कैंप में 24,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड पनाह गज़ीन मौजूद हैं, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इनमें से 14,000 अफराद आधा मुरब्बा किलोमीटर से भी कम इलाके में रहते हैं। यह हमास और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद की अल-कुद्स ब्रिगेड समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी जिहादी तंजीमों का गढ़ भी समझा जाता रहा है। बहुत ही कंसर्निंग डेवलपमेंट वहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हम एक और ख़बर भी आई है जो कि अल जरीदा अखबार है, वो हमें इसराइल की तरफ से एक बड़ी अहम खबर दे रहा है। लेट्स हैव अ लुक। अखबार कह रहा है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ज़मीन पर गिराकर मारपीट करने और उनको गला घोंटने पर उनके बेटे को इसराइल से बाहर भेज दिया गया था। बाप बेटे में हाथापाई का ये वाक़या हमास के 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले से कबल पेश आया था। वाक़े के वक्त खातून अव्वल सारा नेतन्याहू भी वहीं मौजूद थी। दिस पब्लिकेशन रिपोर्ट्स। इनके चीखने की आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचे और गुत्थम गुत्था बाप बेटे को एक दूसरे से अलहदा किया। बेटे की जानिब से गला घोंटे जाने के बायस इजरायली वज़ीर आज़म की हालत गैर थी और उन्हें दुरुस्त तरीके से सांस लेने में तकलीफ का सामना था। सिक्योरिटी एहलकारों ने वज़ीर आज़म को पानी पेश किया, लेकिन मुसलसल खांसी की वजह से नेतन्याहू ने उस वक्त उल्टी कर दी थी। उनकी तबीयत बहाल होने में काफ़ी वक्त लगा। वाक़े के बाद नेतन्याहू के बेटे को अमेरिका भेज दिया गया। इजरायली सिक्योरिटी सर्विसेज ने नेतन्याहू के बेटे को बाप की सलामती के लिए ख़तरा करार दिया था और उनके वापस इसराइल आने पर पाबंदी लगा दी थी। मेजर जनरल जाहिद महमूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जनरल साहब, इस वक्त ये जो वायलेशन है क्लियर सीज़ फायर की, उस पर कोई कमेंट आएगा या सिर्फ उस वक्त कमेंट आता है जब हमास की तरफ से कार्रवाई होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, देखें ऑलरेडी ये बड़ा फ्रेजाइल एग्रीमेंट हुआ है और इसमें जो विंडो फॉर रीस्टेब्लिशिंग द वॉर वो उन्होंने खुद अपने पास कंट्रोल रखा हुआ है जी। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो देखिए पॉलिटिकल कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नेतन्याहू ने कंप्लीट करने हैं। उन्होंने अपने ऊपर एक प्रेशर उनके ऊपर है। उनके जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऑलरेडी उन्होंने थ्रेट किया हुआ है, जो वॉर को ख़त्म नहीं करना चाहते। और मुझे तो ये भी शक पड़ता है कि दो इट इज़ नॉट कन्फर्म, बट मुझे शक पड़ता है कि डेलिब्रेटली ये विद इन देयर ओन सिस्टम उन्होंने अपने ऊपर एक प्रेशर वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि जी मेरे ऊपर कितना पॉलिटिकल प्रेशर है इस वॉर को जारी रखने के लिए, तो वो एक क्रिएट किया। बट एनीवेज उनके अपने 2 मिनिस्टर्स, एक पार्टी ने छोड़ दिया, दूसरी पार्टी ने उन्हें थ्रेट किया हुआ है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होंगे मे बी 16 डेज डाउन द लाइन। बट एनीवे, दूसरा है ऑपरेशनल जो मिलिटरीली उनके ऑब्जेक्टिव्स थे एंड बिल्कुल हमास का मुकम्मल खात्मा, तो वो प्रॉबली अभी दोनों सही तरीके से अचीव नहीं कर पाए। आज भी हमें जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं
फ़लस्तीन के अंदर से, तो देयर आर अराउंड 700 टू 800 हमास सोल्जर्स। एक तो वो अपने आप को शो भी कर रहे हैं कि अपनी एग्जिस्टेंस को, कि अभी तक हम मौजूद हैं, हमारा खात्मा मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका और हम कंट्रोल हमारे पास ही है गाजा का। तो वो भी उसको भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि आपने ट्रंप का जिक्र किया अपने इंट्रो में कि जी उन्होंने क्लेम किया है, बट ट्रंप ने भी एक विंडो छोड़ दी है। वो कह रहे हैं कि जी उनकी वॉर है, उन्होंने ही फैसले करने हैं, मैं गारंटी बट कोई नहीं अगेन दे इफ यू सकता। अलाउ मी जैन साहब, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि मैं पीस वाला प्रेसिडेंट जी बनूंगा, जी। मैं पीस प्रमोट नो करूंगा, वॉर दे नहीं नो 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 होगी। फरिया। बट माय क्वेश्चन इज कि ये तो ऐसा तासुर लग रहा है कि सिर्फ उनकी ओथ टेकिंग के लिए खामोशी आई थी ताकि वो क्रेडिट ले सके। सेकेंडली, ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप कभी भी आउट ऑफ द वे जाके इसराइल के खिलाफ, तो हम किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन अभी तो जो सूरत हाल है उससे तो ये लग रहा है कि ये मामला मजीद संगीन हो जाएगा। जी फरिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, आप कह रही थी कि वो एंटी वॉर जरूर है ट्रंप, क्लेम भी उन्होंने एंटी वॉर किया है, लेकिन आई एम मोर इंटरेस्टेड कि मैं इंटरेस्ट से देखना चाहूंगा कि वो एंटी प्रो पीस भी है या नहीं, कंप्लीट पीस। देखिए, ये जो फलस्तीन का मसला है, जब तक इसका एंड स्टेट को हम पहले डिफाइन नहीं करेंगे कि ट्रंप इसको एंड स्टेट कहां पे ले जाना वो चाहते तो हैं, टू जो स्टेट टू सोल्यूशन की बात स्टेट। करते हैं, ही इज ओपन अबाउट जी, दैट। तो वो जो भी सोल्यूशन है, अब जितने इकदाम है अगर उस तरफ तो ले जा रहे हैं हमें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें फ्यूचर में देखने वाली हैं कि हम इसको, एक तो सीज फायर चले, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट शुरू तो हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जब आपने जनीन कैंप का बताया, द वे वहां पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वहां पे चीजें गिराई जा रही हैं, जो जुल्म हो रहा है वहां पे, और अगेन वो कंटिन्यूटी है अपने उनकी जो एप्लीकेशन हुई थी उसकी कंटिन्यूटी है जी, वो तो हो रहा बट है। यू राइट कि सीज फायर भी कभी भी इसका एक एंड तो नहीं था, वो तो एक हम स्टॉप गैप समझ सकते थे, क्योंकि जब तक जी मामला जी हल नहीं होगा ये यूं ही चलेगा। बट क्वेश्चन इज, नेतन्याहू के हवाले से मगरबी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है कि उनके और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में चमगोइयाँ रही हैं। इस वक्त भी ये कहा गया था कि जो एलची गए थे डोनाल्ड ट्रंप के, बाकायदा आर्म ट्विस्टिंग की गई थी इजरायली प्राइम मिनिस्टर की। क्या नेतन्याहू बड़े अरसे तक अपनी कुर्सी पर नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, आप जो जिक्र कर रही हैं, इट्स वेरी इंकरेजिंग, एटलीस्ट थोड़ा सा लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आती है। आप स्टीव विटकॉफ की बात कर रही हैं, जो नुमाइंदे थे ट्रंप के वहां गए, तो इन्होंने उनको बड़ा क्लियर मैसेज जब भेजा मीटिंग के लिए कि जी इन्होंने On a मीटिंग Sabbath सीख day, की he said ऑन कि I cannot सैटरडे meet एट you, but he 10:30। said कि आज ही मिले। जी, तो 10:30 सैटरडे इन्होंने मीटिंग की रिक्वेस्ट की, तो वो नेतन्याहू उसको पोस्टपोन करना चाहते थे, ये अवॉइड कर रहे थे सैटरडे को, तो बट ही सेड वी विल शो अप, आपने आना हुआ तो आ जाइएगा। इसका मतलब है कि बिल्कुल आर्म ट्विस्टिंग। स्टीव विटकॉफ की जो बातचीत हो रही है जी, जिस तरीके से वो इंडिकेशंस दे रहे हैं, इंडिकेटर्स वहां से जो आ रहे हैं, दे आर दोज आर वेरी पॉजिटिव। तो उस पे हमें थोड़ी सी टनल के एंड पे लाइट नजर आती है कि एटलीस्ट दे आर मेकिंग एफर्ट। देखिए, ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल। ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात जरूर होंगे नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू क्लेम भी कर रहे हैं कि माय फ्रेंड इज बैक इन दी व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस। बट ट्रंप जो है वो अपने दोस्तों को भी, जब उनका जो अपनी पॉलिसी होती है बायलैटरल लेवल पे भी और मल्टीलैटरल पे भी, उसको वो परसू करते हैं। वो नहीं देखेंगे कि इसमें कितना नुकसान हो रहा है, क्या डिप्लोमेटिकली कितना नुकसान है, पॉलिटिकल कितना नुकसान है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप का जो रोल है वो बहुत अहम है, और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया का रोल बहुत अहम होगा।